In last lecture, I was discussed types of soil on the basis of the physical transporting agent. तो उसमें हम लोग दो टाइप्स देखे थे. फर्स्ट फिजिकल एजेंट वाटर एंड सेकंड विंड. तो टाइप्स ऑफ सोयल में हम लोग पढ़ रहे थे कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, तो ओरिजिन के बेसिस पे दो टाइप के सोयल होते हैं, रेसिडुअल सोयल और ट्रांसपोर्टेड सोयल. फर्दर ट्रांसपोर्टेड सोयल क्लासिफाई किया गया उस पे ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल ट्रांसपोर्टिंग एजेंट. तो उसमें हम लोग दो ट्रांसपोर्टिंग एजेंट के बेसिस पे टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टिंग या ट्रांसपोर्टेड सोयल हम लोग पढ़ रहे थे. तो रेसिडुअल सोयल में अगर हम लोग देखें तो कुछ चीज़ें बच गया था. जैसे रेसिडुअल सोयल को हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट्री सोयल भी बोलते हैं. तो नोट करके आप लिख लीजिए, रेसिडुअल सोयल also known as sedimentary soil. और रेसिडुअल सोइल का जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है, वो होता है ब्लैक कॉटन सॉइल. ब्लैक कॉटन सॉइल मोस्ट ऑफ रेसिडुअल सोइल आर वीकली बॉन्डेड, यानी जो स्ट्रॉन्ग जो फोर्स होते हैं पार्टिकल टू पार्टिकल के बीच में वो वीक होते हैं इन केस ऑफ रेसिडुअल सोइल. तो जो बेस्ट एग्जांपल होता है ब्लैक कॉटन सॉइल. यानी ब्लैक कॉटन सॉइल के केस में क्या होता है कि जो भी पेरेंट रॉक से सॉइल बनेगा वो ट्रांसपोर्ट नहीं होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस. जहाँ पे पेरेंट रॉक होता है वहीं पे बन जाता है. तो मोस्टली ब्लैक कॉटन सॉइल के केस में जो ब्लैक कॉटन सॉइल बनता है वह बेसाल्ट या ट्रैप से बनेगा. जो ब्लैक कॉटन सॉइल बनता है किससे बनेगा? फ्रॉम बेसाल्ट एंड ट्रैप. तो बेसाल्ट एंड ट्रैप ये एग्जाम्पल होता है किसका? इग्नियस रॉक का. इग्नियस रॉक. तो बेसाल्ट एंड जो ट्रैप होते हैं ये वोल्केनो टाइप के होते हैं. यानी मैग्मा से जब वोल्केनो बनता है तो उस केस में जो रॉक फाइनली बनेगा उसे हम लोग बोलते हैं बेसाल्ट एंड ट्रैप. तो मैग्मा जाता है अर्थ सरफेस पे, वहाँ पे इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आता है, कूल होता है, और कूल होने के बाद जो सॉलिड बनता है रॉक, उसके हम बोलते हैं वोल्केनिक रॉक, या उसके एग्जांपल्स होते हैं बेसाल्ट एंड ट्रैप. तो टाइप हम लोग देख रहे थे फिजिकल ट्रांसपोर्टिंग एजेंट के बेसिस पे. फर्स्ट ट्रांसपोर्टिंग एजेंट था वाटर एंड सेकेंड विंड, एंड थर्ड देखते हैं, थर्ड ग्लेशियर. तो टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेड सॉइल, तो थर्ड इसमें कैटेगरी देख रहे हैं सी, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग एजेंट ग्लेशियर. तो ग्लेशियर के कारण जो भी सॉइल बनेगा, तो ग्लेशियर इन द सेंस जैसे आइस और स्नो. तो आइस या स्नो के कारण जो सॉइल बनता है उसे हम लोग बोलते हैं द फाइनल सॉइल विच इज फॉर्म इज नोन एज ग्लेशियल सॉइल. तो ग्लेशियर में आता है आइस या स्नो, और इसके कारण जो भी सॉइल बनेगा उसे हम लोग बोलते हैं ग्लेशियल सॉइल. तो
तो इसका फॉर्मेशन प्रोसीजर क्या होता है, जब भी कोई हिल एरिया में जहाँ पे स्नो बहुत ज़्यादा गिरते हैं, तो हिली एरिया में जब ज़्यादा स्नो कवर हो जाता है हिली एरिया में, तो वेट ज़्यादा होने के कारण जो हिली माउंटेन्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। जब ब्रेक होंगे तो कहीं दूर जाएंगे और वो लूज स्टेट में आ जाते हैं, जिससे सोयल फॉर्म होता है। तो अगर आइस या स्नो के हेल्प से कोई सोयल बनना है तो उसे हम लोग बोलते हैं ग्लेशियल सोयल। तो ऐसे रीजन में पाए जाते हैं ग्लेशियल सोयल जहाँ पे आइस या स्नो बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जैसे हिली एरिया में, हिमालय रेंज में। तो हिमालय रेंज में या जम्मू कश्मीर में जितने भी टाइप के सोइल्स होते हैं वो मोस्टली ग्लेशियल सोइल की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टिंग एजेंट देखते हैं हम लोग। एक टर्म्स और होता है आइस या स्नो के कारण बनता है, ड्रिफ्ट बोलते हैं, ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट जो होता है, ड्रिफ्ट का ही पार्ट होता है ग्लेशियल सोइल। ये एक तरीका से कंपोनेंट है, यानी जनरल टर्म्स हम लोग यूज करते हैं। अगर कोई सोयल आइस या स्नो के कारण बन रहा है, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, चाहे आंखों के सामने कन्वर्ट होके बन रहा है, चाहे बाद में बनना हो, तो चाहे स्नो या आइस के हेल्प से कोई सोयल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बन रहा है, तो जो जनरल टर्म्स हम लोग यूज करते हैं उसे बोलते हैं ड्रिफ्ट। अगर डायरेक्टली कोई सोयल बन रहा है, यानी आप देख रहे हैं आइस सामने से गिर रहा है और हिली माउंटेन पे गिर रहा है, ब्रेक हो रहा है, फिर सोयल बन रहा है। अगर डायरेक्टली बन रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं टिल, है ना। अगर डायरेक्टली बनेगा, डायरेक्ट कन्वर्जन हो रहा है, तो उसे हम लोग बोलते हैं टिल। तो इसमें याद क्या रखना है, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग एजेंट ग्लेशियर, तो ग्लेशियर में याद रखेंगे या तो सोयल आइस या स्नो के कारण बनेगा, तो हमें फिलहाल ग्लेशियल सोयल याद रखना है। लेकिन जो जनरल टर्म हम यूज करते हैं, यानी अगर इसके हेल्प से कोई सोयल बनता है, तो जनरल जो टर्म हम यूज करते हैं उसको ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो जब भी आइस या स्नो के कारण कोई सोयल बनता है, तो या तो डायरेक्टली बनेगा आंखों के सामने तुरंत बनेगा, या तो कुछ टाइम बाद कन्वर्ट होगा, इनडायरेक्टली बनेगा। अगर आइस या स्नो के हेल्प से कोई सोयल डायरेक्ट बन रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं टिल। तो मोस्टली आइस या स्नो के कारण जो सोयल बनेंगे उसे याद रखना है ग्लेशियल सोयल होता है। और ग्लेशियल सोयल जो होगा उसका नेचर क्या होता है, या तो कोबल्स होता है, बोल्डर होगा, ग्रेवल्स होगा, और कुछ एक्सटेंट तक सैंड हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टिंग एजेंट देखेंगे, तो नेक्स्ट जो कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग एजेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स तो ग्रेविटेशनल फोर्स के हेल्प से अगर कोई सोयल बनना है तो उसे हम लोग बोलते हैं कोलुवियल सोयल। कोलुवियल सोयल, और इसी को हम लोग बोलते हैं टेलस। तो टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेड सोयल ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग एजेंट, तो इसमें जो भी 8 या 10 टाइप के सोइल्स होते हैं, तो एकेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी 1 या 2 क्वेश्चन शॉर्ट नोट में आ जाएगा, और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई एक ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अगर कोई सोयल फॉर्म हो रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं कोलुवियल सोयल या टेलस। अब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कैसे कोई सोयल फॉर्म होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अगर सोयल फॉर्म होना है तो कंडीशन क्या होता है कि जो भी माउंटेन या पेरेंट रॉक होगा वह स्टीप स्लोप पे होना चाहिए। अगर कोई माउंटेन या पेरेंट रॉक, सपोज करिए पेरेंट रॉक है, पेरेंट रॉक यह हॉरिजॉन्टल से स्टीप स्लोप पे है, यानी जो स्लोप की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा स्टीप है, यानी स्लोप बहुत ज्यादा है। अगर स्लोप की वैल्यू बहुत ज्यादा होगा तो यह जो पेरेंट रॉक है अपने खुद के सेल्फ वेट के कारण, सेल्फ वेट
इसका भी खुद का सेल्फ वेट होगा, तो उसके अपने खुद के सेल्फ वेट के कारण नीचे की ओर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो अपने खुद के सेल्फ वेट के कारण जब सेल्फ वेट हमेशा अर्थ की सेंटर की तरफ लगेगा, तो जो भी अर्थ की सेंटर की तरफ फोर्स या वेट एक्ट करता है उसे हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। जो भी सेल्फ वेट किसी बॉडी का अर्थ के सेंटर की तरफ लगता है उसे हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर कोई पैरेंट रॉक है और स्लोप क्या है, स्टीप है, और वो जो भी पैरेंट रॉक अपने खुद के सेल्फ वेट के कारण अगर ब्रेक हो रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं कोलोवियल सोइल। यानी जो भी यहां से ब्रेक होगा, अब ब्रेक होने के बाद जो सोइल बनेगा उसे हम लोग बोलेंगे कोलोवियल सोइल। तो खुद के सेल्फ वेट के कारण क्या होता है, ये टूट जाता है, ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद कहीं दूर जाएगा और कहीं कलेक्ट होगा, और जो भी उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स लगता है वो वीक हो जाता है और फाइनली सोइल बन जाता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कैसे बनेगा, इसलिए कंडीशन ये है कि जो भी पैरेंट रॉक हो वो स्टीप स्लोप पे होना चाहिए। स्टीप स्लोप पे होगा तो खुद के सेल्फ वेट के कारण ये ब्रेक हो जाता है, और जब ब्रेक होगा तो सोइल फॉर्म हो जाता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो भी सोइल बनेगा उसे बोलते हैं हम लोग कोलोवियल सोइल या टेलस बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेलस। तो टाइप्स ऑफ सोइल में हम लोग देखें कि दो टाइप के सोइल होते हैं। पहला फर्स्ट टाइप होता है ऑन द बेसिस ऑफ द साइज, एंड सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो ये जो टाइप्स ऑफ सोइल्स होते हैं इसके पीछे कोई ना कोई रीजन था कि कैसे कैसे और क्यों बनते हैं। इसके अलावा भी कुछ टाइप के सोइल्स होते हैं, इनका अलग ही कैटेगरी बनाया गया है, और इनके पीछे कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं होता है कि साइज ये होगा, तो कोई साइज नहीं होता है, ना तो कोई ट्रांसपोर्टिंग एजेंट होगा। तो ये कुछ जो टाइप्स ऑफ सोइल्स होते हैं स्पेशल कैटेगरी में आते हैं। तो सम स्पेशल टाइप्स ऑफ सोइल। तो सम स्पेशल टाइप, जो स्पेशल टाइप ऑफ सोइल है, ये AKTube पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन के एग्जाम में रेयरली आते हैं, कभी कभार। तो AKTube एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी स्पेशल कैटेगरी से है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं स्पेशल टाइप ऑफ सोइल क्या होता है। तो फर्स्ट है आपका लोएस्ट सोइल। वैसे भी लोएस्ट सोइल में हम लोग एक चीज पढ़े थे कि यह विंड के कारण बनता है, फॉर्म होता है। लोएस्ट फॉर्म हमेशा विंड के कारण बनेगा। तो लोएस्ट सोइल में इंपॉर्टेंट क्या है कि लोएस्ट सोइल में ये यूनिफॉर्मली ग्रेडेड का सोइल होता है, यानी इसमें जो भी ग्रेड या एग्रीगेट की साइज होगी वो यूनिफॉर्म होता है। तो लोएस्ट सोइल इज ए यूनिफॉर्मली ग्रेडेड विंड ब्लोन सिल्ट, विंड ब्लोन सिल्ट होता है। यानी लोएस्ट सोइल जो होगा यह विंड के कारण बनेगा, और इसकी जो पार्टिकल साइज होगी यूनिफॉर्म होगी, और मोस्टली जो लोएस्ट सोइल होगा वह सिल्टी नेचर का होगा। तो सिल्ट होता है, और इसमें सीमेंटिंग एक्शन भी होता है। तो लोएस्ट सोइल में याद क्या रखना है, आप पहला टर्म जो याद रखेंगे कि यूनिफॉर्मली ग्रेडेड होता है, यूनिफॉर्म ग्रेड का ये सोइल होता है, और ये बनता है विंड के कारण, हवा से बनेगा। तो यह विंड ब्लोन सिल्ट होता है, विंड ब्लोन सिल्ट होगा। और इसमें क्या होता है, सीमेंटिंग एक्शन होता है, सीमेंटिंग एक्शन होता है। यानी जैसे सीमेंट सेट होता है उसी तरह से यह सोइल भी सेट होगा। तो सीमेंटिंग एक्शन आता कहां से है इसके अंदर, तो सीमेंटिंग एक्शन आता है कैल्शियम कंपाउंड के कारण। यानी कैल्शियम के जो भी कंपाउंड्स है, यानी ड्यू टू कैल्शियम कंपाउंड। और सेकेंड
मॉन्टमोरिलोनाइट के कारण था। मोंटमोरिलोनाइट। तो ये दो ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसके कारण लोएस्ट सोइल में सीमेंटिंग एक्शन आता है। तो लोएस्ट सोइल क्या होता है? इट इज यूनिफॉर्मली ग्रेडेड विंड ब्लोन सिल्ट and sliding cementing action due to calcium compounds और मॉन्टमोरिलोनाइट होता क्या है? यह क्ले मिनरल होता है, क्ले मिनरल। तो डिटेल में पढ़ना हम लोग क्ले मिनरल क्या होता है। क्ले मिनरोलॉजी एक टॉपिक है फर्स्ट यूनिट में, उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि क्ले के मिनरल क्या होते हैं, मैकेनिज्म क्या होता है बनाने का, तो हम लोग डीप में पढ़ेंगे। फिलहाल याद रखेंगे कि मॉन्टमोरिलोनाइट क्या होता है? एक क्ले मिनरल होता है। तो सीमेंटिंग एक्शन जो लोएस्ट सोइल में आता है वो कैल्शियम कंपाउंड और मॉन्टमोरिलोनाइट के कारण आता है। इसमें इतना याद रखेंगे। तो लोएस्ट सोइल यानी ऐसे जगह पाया जाएगा जैसे जैसलमेर एरिया है राजस्थान का, जहाँ पे विंड की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है और उस रीजन में सैंड या सिल्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे लोएस्ट सोइल बहुत ज़्यादा होगा। और सेकेंड जो स्पेशल टाइप्स हैं बेंटोनाइट। तो लोएस्ट सोइल में एक चीज और याद रखेंगे कि अगर यह वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। लोएस्ट सोइल वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो सॉफ्ट हो जाता है। तो लोएस्ट सोइल के अंदर ये भी एक एबिलिटी होती है। बेंटोनाइट सोइल क्या होता है? बेंटोनाइट सोइल यह केमिकली वेदर्ड रॉक होता है, केमिकली वेदर्ड सोइल होगा और वोल्केनिक ऐश से बनता है। तो बेंटोनाइट सोइल इज केमिकली वेदर्ड वोल्केनिक ऐश होता है। तो बेंटोनाइट सोइल में क्या होगा, इसमें याद रखना है कि पहली बात यह है कि यह केमिकली वेदर्ड रॉक होता है। तो केमिकली वेदर्ड का मतलब यह है कि यह केमिकल वेदरिंग प्रोसेस से बनेगा, यानी यह जो सोइल बनता है वो केमिकल वेदरिंग प्रोसेस से बनेगा और जो इसके अंदर प्रॉपर्टी या नेचर होगा वो वोल्केनिक जो ऐश होती है उसका होता है, वोल्केनिक ऐश। तो बेंटोनाइट सोइल इज केमिकली वेदर्ड वोल्केनिक ऐश होता है एंड इट इज ए क्ले कंटेनिंग लाइक मॉन्टमोरिलोनाइट। यानी जो बेंटोनाइट होता है इसमें भी जो क्ले का मिनरल होता है मॉन्टमोरिलोनाइट बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो मॉन्टमोरिलोनाइट के अंदर भी मॉन्टमोरिलोनाइट भी केस में बेंटोनाइट में पाया जाएगा। तो इसके अंदर भी क्या होगा? मॉन्टमोरिलोनाइट होता है, मॉन्टमोरिलोनाइट। बेंटोनाइट सोइल में जैसे ही मॉन्टमोरिलोनाइट की क्वांटिटी ज्यादा होगी, कंटेंट ज्यादा होगा, तो कुछ इसका नेचर चेंज हो जाएगा मॉन्टमोरिलोनाइट के कारण। तो नेचर कैसे चेंज होता है? मॉन्टमोरिलोनाइट जो सोइल होती है, मॉन्टमोरिलोनाइट सोइल हैव हाई प्लास्टिसिटी। तो एक चीज याद रखेंगे, हाई प्लास्टिसिटी, यानी इसके अंदर जो नेचर होता है प्लास्टिसिटी की बहुत ज्यादा होती है। तो प्लास्टिसिटी का मतलब यह है माउल्डेबल, यानी कोई सोइल कितना इजीली माउल्ड कर सकते हैं किसी भी पात्र में, उसी से हम लोग जज करते हैं कि किस तरह का प्लास्टिसिटी है उसके अंदर। तो बेंटोनाइट सोइल में मॉन्टमोरिलोनाइट जैसे ही आएगा तो इसके अंदर जो नेचर्स होगा वो हाई प्लास्टिसिटी से डिनोट करता है और साथ ही साथ इसके अंदर होता है हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज, हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज। तो बेंटोनाइट सोइल में हाई प्लास्टिसिटी पाया जाएगा, हाई स्वेलिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है, हाई श्रिंकेज पाया जाता है। अगर सोइल की वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, अगर सोइल की वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है इसका मतलब स्वेलिंग हो रहा है। तो स्वेलिंग का मतलब यह है कि अगर किसी कंटेनर के अंदर सोइल भरा है
ये आपका मान लीजिए बेंटोनाइट सोयल है, सोयल सैंपल है, और इसका कुछ टाइम बाद अगर इसकी वैल्यूम इंक्रीज हो जा रही है और जैसे इंक्रीज करती है, जैसे इंक्रीज करेगी वैल्यूम, अगर कंटेनर की डायमेंशन फिक्स है तो ये क्या करेगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन से कहीं दूर चला जाता है, स्वेल कर जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा। तो ओरिजिनल जो सोयल होगा उसमें अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं स्वेलिंग होना। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है सोयल सैंपल का, इसका मतलब उस सोयल के अंदर स्वेलिंग प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है। स्वेलिंग कब करेगा, अगर यह सोयल बेंटोनाइट सोयल वाटर के कांटेक्ट में आएगा। अगर वाटर के कांटेक्ट में आ रहा है तो स्वेलिंग नेचर बढ़ जाएगा। और श्रिंकेज क्या होता है, श्रिंकेज होता है कि अगर सोयल की वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम लोग बोलते हैं कि जो सोयल में श्रिंकेज प्रॉपर्टी ज़्यादा है। तो टाइम के साथ अगर सोयल की वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है तो हम लोग बोलते हैं कि श्रिंकेज हो रहा है। तो श्रिंकेज मतलब यह होता है डिक्रीज इन वॉल्यूम आफ्टर सम टाइम एंड स्वेलिंग इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द सोयल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो स्वेलिंग कब होता है, जब आपका सोयल वाटर के कांटेक्ट में आएगा। श्रिंकेज कब होता है, जब सोयल आपका ड्राई हो। तो ड्राई के केस में श्रिंकेज, और अगर वाटर कांटेक्ट में आएगा तो स्वेलिंग होता है। बेंटोनाइट सोयल को समटाइम्स आल्सो नोन एज मुल्तानी क्ले, है ना। तो बेंटोनाइट सोयल आल्सो नोन एज मुल्तानी क्ले। तो एक नाम और याद रखेंगे, मुल्तानी क्ले भी इसे बोलते हैं। अब बेंटोनाइट सोयल अब मैक्सिमम कहाँ पाया जाता है, तो बेंटोनाइट सोयल अंडमान निकोबार जो आइलैंड है वहाँ पे पाया जाता है, जहाँ पे वोल्केनिक एश ज़्यादा है। जहाँ पे वोल्केनो ज़्यादा आएगा वहाँ पे बेंटोनाइट सोयल की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो बेंटोनाइट सोयल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे पाया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ सोयल। मार्ल सोयल। तो नेक्स्ट मार्ल। तो मार्ल सोयल क्या होता है, तो मार्ल सोयल इट इज फाइन ग्रेडेड कैल्शियम कार्बोनेटेड तो यह फाइन ग्रेडेड होता है, फाइन ग्रेड। तो ग्रेन या ग्रेड आप याद रख सकते हैं, फाइन ग्रेड। और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की कम जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा हो, जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा हो। और ये सोयल जहाँ पे मरीन सोयल पाया जाएगा वहाँ पे इसकी पॉसिबिलिटी रहती है। तो तीन चीज़ हो गया मार्ल सोयल। एक तो फाइन ग्रेड होता है और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की वैल्यू ज़्यादा होती है, और यह मरीन ओरिजिन सोयल होता है, यानी मरीन ओरिजिन सोयल होगा जहाँ पे सी वाटर की अवेलेबिलिटी होती है और वहाँ पे मार्ल सोयल पाया जाएगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना है, ये बनता कैसे है। तो मार्ल सोयल ये बनता है फॉर्म ड्यू टू डीकम्पोजिशन ऑफ बोन्स, यानी हड्डियों के डीकम्पोजिशन से बनता है। फॉर्म ड्यू टू अ डीकम्पोजिशन ऑफ बोन्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स।
तो एक्वेटिक प्लांट्स यानी जो पेड़ पौधे की पत्तियां होती हैं उसके सड़ने से भी मार्ल सॉइल बनता है। तो मार्ल सॉइल में याद रखेंगे कि ये कैसे बनेगा, या डिकम्पोजिशन से बनता है। बोन्स और एक्वेटिक प्लांट्स के सड़ने से, डिकम्पोज होने से जो सॉइल बनता है उसे बोलते हैं मार्ल सॉइल। तो ऐसे रीजन में पाया जाएगा जहाँ पे सी वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो। और मार्ल सॉइल एक्चुअल में आइलैंड पे ही पाया जाता है, तो लक्षद्वीप में ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं, लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल, तो लेटराइट सॉइल में याद रखेंगे ये भी फाइन पार्टिकल सॉइल होता है। फाइन पार्टिकल सॉइल, और ये बनता है लीचिंग प्रोसेस से। ये बनेगा आपका लीचिंग प्रोसेस से। हम लोग पढ़े हैं लीचिंग। लीचिंग क्या होता है, अगर किसी प्रोसेस में कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका, अगर किसी प्रोसेस में कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका के कंपाउंड को हम लोग वॉश्ड आउट करते हैं यानी बाहर निकालते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं लीचिंग प्रोसेस। तो लीचिंग प्रोसेस में क्या होता है, हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई रॉक है जिसमें कैल्शियम कंपाउंड की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है, और उसको हम लोग वाटर के अंदर डिजोल्व करें, डिजोल्व करने के बाद पूरा डिजोल्व हो जाएगा, फिर बाहर जैसे निकालेंगे उसमें से कैल्शियम कंपाउंड की जो क्वांटिटी है वो वॉश्ड आउट हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लीचिंग प्रोसेस। तो लीचिंग में याद रखेंगे कि जो कैल्शियम कंपाउंड्स की वैल्यू है वो डिक्रीज कर जाती है किसी रॉक के अंदर से। तो लेटराइट जो सॉइल बनेगी वो लीचिंग प्रोसेस से बनती है। और लेटराइट सॉइल हिली एरिया में ज़्यादा पाया जाता है। तो फाउंड इन हिली एरिया हैविंग ह्यूमिड क्लाइमेट। तो हिली एरिया में, ऐसी हिली एरिया में पाया जाएगा जहां पे जो क्लाइमेट है वह आर्द्र है, बिल्कुल नमी है, तो वहां पे लेटराइट सॉइल पाया जाता है। तो जैसे इंडिया में अगर ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट की बात करें तो वहां पे लेटराइट सॉइल पाया जाएगा, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, स्पेशल टाइप्स ऑफ सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल, तो फर्स्ट ब्लैक कॉटन सॉइल का नाम जैसे ही आएगा, फर्स्ट याद रखेंगे कि यह क्या होता है, रेसिडुअल सॉइल होता है। और रेसिडुअल सॉइल का नाम जैसे ही आएगा, इसमें एक चीज याद आ जाएगा कि इसमें ई की वैल्यू वेरी करता है, यानी वेरिंग साइज पार्टिकल की होती है। तो वेरिंग साइज होगा तो ई की वैल्यू भी वेरी करेगी, तो ई की वैल्यू वेरी करेगी। और दूसरी चीज कि जो बॉन्ड होगा वो वीक होगा। तो वीक बॉन्ड इन द सेंस कि शियर स्ट्रेंथ या स्ट्रेंथ की वैल्यू वीक होती है। इसका मतलब यह है अगर बॉन्ड वीक होगा तो अगर कोई एक्सटर्नल लोड आप लगाएंगे तो इजीली ब्रेक हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि ब्लैक कॉटन सॉइल पे आप फाउंडेशन नहीं बना सकते। तो ब्लैक कॉटन सॉइल में भी मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ क्ले मिनरल्स होता है, मांट-मुर्लोनाइट। तो ब्लैक कॉटन के अंदर जो क्ले का मिनरल होता है मांट-मुर्लोनाइट बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज में पाया जाता है, इसलिए ब्लैक कॉटन सॉइल के अंदर स्वेलिंग और श्रिंकेज की प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। और अगर किसी सॉइल के अंदर स्वेलिंग और श्रिंकेज प्रॉपर्टी ज़्यादा है, इसका मतलब यह है कि अगर कोई एक्सटर्नल लोड आप उसके ऊपर लगाएंगे तो वो डिफॉर्म बहुत जल्दी होगा। डिफॉर्म इन द सेंस कि आप एक्सटर्नल लोड लगाएंगे, आप कोई जज करने जा रहे हैं कि रजिस्टिंग फोर्स कौन सा जनरेट हो रहा है, उससे पहले वो फेल हो जाएगा।
तो इसलिए जिस सोयल के अंदर स्वेलिंग और श्रिंकेज प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है उसमें फाउंडेशन हम नहीं बना सकते, उसे फाउंडेशन नहीं बना सकते। तो ब्लैक कॉटन सोयल के अंदर जो क्ले मिनरल होता है मांटमोर्लोनाइट, वो बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज में पाया जाता है, इसलिए ब्लैक कॉटन सोयल के अंदर स्वेलिंग और श्रिंकेज प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, डिफॉर्मेशन ज़्यादा होगा एक्सटर्नल लोड के अंडर में, इसलिए हम लोग फाउंडेशन नहीं बना सकते। और इस सोयल के अंदर शियर स्ट्रेंथ की वैल्यू वीक होती है और कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू ज़्यादा होता है। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब यह है डिक्रीज इन वॉल्यूम ड्यू टू एनी स्टैटिक लोड, यानी अगर कोई सोयल है और उस पर कोई एक्सटर्नल लोड आप लगा रहे हैं और कुछ टाइम बाद उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो उसे हम लोग बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी का ही टाइप हम लोग पढ़े हैं, कंपैक्शन में भी वैल्यूम डिक्रीज करते हैं, कंसोलिडेशन में भी हम लोग वैल्यूम डिक्रीज करते हैं। तो कंपैक्शन और कंसोलिडेशन कंप्रेसिबिलिटी का टाइप्स होता है, हम लोग आगे डीप में पढ़ेंगे, जो भी आगे यूनिट्स आएंगे उसमें पढ़ेंगे कंपैक्शन अलग और कंसोलिडेशन अलग। तो कंप्रेसिबिलिटी का ही टाइप होता है आपका कंपैक्शन और कंसोलिडेशन। तो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब यह है डिक्रीज इन वॉल्यूम ड्यू टू एनी स्टैटिक लोड। तो ब्लैक कॉटन सोयल के अंदर कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, यानी अगर एक्सटर्नल लोड आप लगाएंगे तो डिफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होगा, और जिससे क्या है कोई भी स्ट्रक्चर हम ब्लैक कॉटन सोयल के अंदर नहीं बना पाएंगे। और कॉटन वर्ड इसमें है, इसका मतलब यह है कि इस तरह के सोयल के अंदर जो बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी होता है, सूटेबल होता है, वह कॉटन के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। यानी कॉटन का अगर फार्मिंग करना है, ग्रो करना है, तो यह ब्लैक कॉटन सोयल सबसे बेस्ट होता है। तो इस तरह के सोयल के अंदर कॉटन बहुत ज़्यादा होता है, पैदावार करते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं ब्लैक कॉटन सोयल। तो इसमें कंपटीशन में इस ब्लैक कॉटन सोयल से दो पॉसिबिलिटी है कि ये किस कैटेगरी के अंदर आता है। तो याद रखेंगे रेसिडुअल सोयल का यह एग्जाम्पल होता है। दूसरा, इसमें क्या ज़्यादा होता है, तो मांटमोर्लोनाइट बहुत ज़्यादा होता है। तो मांटमोर्लोनाइट बहुत ज़्यादा होने के कारण इसमें स्वेलिंग और श्रिंकेज प्रॉपर्टी आ जाती है, जिसके कारण हम फाउंडेशन नहीं बना सकते। तो किसी भी सोयल में अगर स्वेलिंग और श्रिंकेज ज़्यादा हो रहा है तो फाउंडेशन नहीं बना सकते। नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं, नेक्स्ट टाइप मक सोयल। नेक्स्ट मक सोयल। तो मक सोयल यह होता है आपका मिक्सचर होता है, यानी मिक्स करके ही बनता है। कोई दो कैटेगरी का अलग अलग डिफरेंट सोयल होगा, उसको आपस में मिक्स करेंगे तो मक सोयल बनेगा। तो इसमें मिक्सर क्या करते हैं, तो फर्स्ट जो होता है फाइन पार्टिकल इन ऑर्गेनिक सोयल मिक्स करते हैं। फर्स्ट मिक्स में क्या होता है, फाइन पार्टिकल इन ऑर्गेनिक सोयल। तो मिक्स करके बनेगा, यानी कोई डिफरेंट टाइप्स का दो सोयल होगा, उसको आपस में मिक्स करेंगे तो मक सोयल बनेगा। तो फर्स्ट जो पार्ट होता है अ फाइन पार्टिकल इन ऑर्गेनिक सोयल, और सेकेंड जो पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट ब्लैक ऑर्गेनिक मैटर होगा कोई, यानी कोई ऑर्गेनिक मैटर जिसमें जो कलर है ब्लैक हो, इन दोनों को आपस में मिक्स करेंगे तो जो सोयल बनता है उसे हम लोग बोलते हैं मक सोयल। अब ये तो हो गया डेफिनेशन वन। अब मिलेगा किस एरिया में देखेंगे, तो मिलेगा ये ऐसे एरिया में मिलेगा जहां पे जो सीवेज फैसिलिटी है, सीवेज फैसिलिटी वह कम हो, लेस हो, यानी वहां पे कोई सीवर लाइन पास नहीं कर रहा है, तो वहां पे मक सोयल की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरा, जब हम लोग ओवरफ्लडिंग हो जाता है, उसके बाद जो सोयल बची रहती है वहां पे, तो वहां पे मक सोयल होता है। ऐसे मान ले किसी रीजन में बाढ़ आया बहुत ज़्यादा,
क्वांटिटी में फ्लडिंग हो गया है। तो आफ्टर फ्लडिंग जब ड्रेनेज कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ पे जो सोयल पाया जाएगा, जो लेयर पाई जाएगी सोयल की, उसे हम लोग बोलते हैं मक सोयल। तो एक तो ये चीज याद रखना, दूसरा आफ्टर ओवर फ्लडिंग, आफ्टर ओवर फ्लडिंग। तो ये दोनों केस अगर कहीं लाई कर रहा हो जो सोयल प्रेजेंट में है, उसे हम लोग बोलते हैं मक सोयल। नेक्स्ट टाइप देखते हैं पीट। तो पीट, ये तो नाम सुना है। तो पीट क्या होता है? ये ऑर्गेनिक सोयल होता है। पहली बात तो याद रखेंगे, ये ऑर्गेनिक सोयल होता है। ये पेड़ पौधों की पत्तियों के सड़ने से बनता है। यानी इट इज फॉर्म ड्यू टू, इट इज फॉर्म ड्यू टू decomposition of vegetative plants। तो हरे पेड़ पौधे की पत्तियों से सड़ने से, डिकम्पोज होने से जो सोयल बनता है उसे हम लोग बोलते हैं पीट। और ये क्या होता है? ऑर्गेनिक होता है। और ये कहाँ पाया जाएगा पीट सोयल? तो मोस्टली जो फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट में जो भी सोयल पाया जाता है वो पीट होता है। तो जो एशियन फॉरेस्ट है, जो भी बड़े बड़े फॉरेस्ट होते हैं, उसके अंदर जो सोयल होता है वो पीट होता है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम लोग। नोट करके एक पॉइंट और रखेंगे, अगर कभी भी मक सोयल और पीट को मिक्स कर दिया गया, कहीं मिक्स हो गया है और इससे कोई नया सोयल बना, तो उसे हम लोग बोलते हैं कुमुलुस। नेक्स्ट स्पेशल टाइप्स ऑफ सोयल, लूम सोयल, लूमी सोयल। तो लूम सोयल के अंदर याद रखना है, द सोयल विच कंसिस्ट ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। अगर कोई सोयल है जिसमें 3 कंपोनेंट केवल है, सैंड, सिल्ट और क्ले, तो उस सोयल को हम बोलते हैं लूम सोयल या लूमी सोयल। तो लूम या लूमी याद रखेंगे। तो इट इज मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। केवल इतना ही याद रखना है। लास्ट स्पेशल टाइप टफ सोयल। तो टफ सोयल भी आप याद रखेंगे, इसमें सीमेंटिंग एक्शन ज्यादा होता है, सीमेंटिंग एक्शन ज्यादा होता है। और ये कैसे बनेगा? ये बनता आपका वोल्केनो से ही बनता है, वोल्केनो से, या एक्सप्लोजन से बनता है। यानी राख को कोई एक्सप्लोसिव मटेरियल से अगर ब्रेक कर रहे हैं तो टूटने के बाद जो सोयल बनेगा, तो उसमें पॉसिबिलिटी होता है कि टफ सोयल बने। तो सीमेंटिंग एक्शन होगा और ये वोल्केनो से बनता है या एक्सप्लोशन ऑफ रॉक से बनता है। तो टफ सोयल इतना आप देखेंगे। तो स्पेशल टाइप्स में इतना अगर याद है तो सफिशिएंट है। नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना हम लोग को, कंपोजिशन ऑफ सोयल। तो नेक्स्ट टॉपिक कंपोजिशन ऑफ सोयल। कंपोजिशन ऑफ सोयल।
कंपोजिशन ऑफ सोयल में याद क्या रखना है कि कंपोजिशन ऑफ सोयल में ये माना गया है कि जो भी सोयल्स होता है उसमें जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो 3 होते हैं। किसी भी सोयल में जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो 3 होते हैं, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। तो देयर आर 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ सोयल सच एज सैंड, सिल्ट एंड क्ले। तो जो मेन कंपोनेंट होते हैं, मेन कंपोनेंट 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, 3 मेन कंपोनेंट। द फर्स्ट सैंड, सेकेंड क्ले एंड थर्ड सिल्ट। तो ऑन बेसिस ऑफ these 3 main component, soil further classify in 3 category are divided into 3 category। तो 3 कैटेगरी इसके बेसिस पे बनाया गया है। फर्स्ट जो कैटेगरी है, फर्स्ट जो कैटेगरी है उसको बोलते हैं हम लोग सैंडी सोयल। तो यहाँ पे भी ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ द सोयल फर्दर वी नो सम स्पेशल टाइप ऑफ सोयल सच एज सैंडी सोयल। तो सैंडी सोयल में डेफिनेशन कैसे याद रखेंगे कि सैंडी सोयल होगा क्या? अगर किसी क्ले के कंपोजिशन में, अगर किसी सोयल के कंपोजिशन में सैंड की क्वांटिटी अगर 80% है, परसेंटेज ऑफ सैंड इज 80% एंड 20% इज क्ले। यानी अगर किसी सोयल में, सोयल के कंपोजिशन में 80% आपका सैंड है और 20% आपका क्ले है, तो उसे हम लोग बोलते हैं सैंडी सोयल। तो यह जो कैटेगरी है या टाइप्स ऑफ सोयल है ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ द सोयल। तो किसी सोयल के कंपोजिशन में अगर 80% सैंड है, 20% क्ले है, तो उसे हम लोग बोलते हैं सैंडी सोयल। Next category on the basis of composition of the soil, clayey soil। clayey soil, clayey soil। तो अगर किसी सोयल के कंपोजिशन में क्ले की क्वांटिटी, क्ले की परसेंटेज या कंटेंट अगर 35 से 40% है, अगर किसी सोयल के कंपोजिशन में क्ले की क्वांटिटी 35 से 40% है एंड रिमेनिंग पोर्शन कंटेन सैंड एंड सिल्ट, यानी पूरे 100% में अगर क्ले का परसेंटेज आपका 35 to 40% है, बाकी जो परसेंटेज है वो सैंड और सिल्ट है, सैंड एंड सिल्ट, तो उस सोयल को बोलते हैं हम लोग क्लेई सोयल। नेक्स्ट कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ द कंपोजिशन ऑफ सोयल, लूमी सोयल। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं अभी। तो लूमी सोयल में एक चीज और याद रखेंगे कि इसमें सिल्ट की क्वांटिटी ज्यादा होती है, सिल्ट ज्यादा होगा। तो अगर किसी सोयल के कंपोजिशन में सिल्ट का परसेंटेज 30 to 50% है, यानी पूरे 100% में अगर सिल्ट का परसेंटेज आपका 30 to 50% है, बाकी जो परसेंटेज है जैसे 20% आपका क्ले है एंड 40% आपका सैंड है, अगर किसी सोयल का कंपोजिशन इस तरह से है तो उसे हम लोग बोलते हैं लूमी सोयल। तो ये जो कैटेगराइजेशन है, टाइप्स है, ये है ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ सोयल।
तो कंपोजिशन ऑफ सोयल में केवल ये 3 कैटेगरी आपको याद रखना पड़ेगा कि जो मेन कंपोनेंट क्या क्या है, सैंड, क्ले और सिल्ट है, और इनके मेन कंपोनेंट के बेसिस पे कितने टाइप के सोयल होते हैं। तो 3 टाइप के सोयल होते हैं, सैंडी सोयल, क्ले सोयल और लूमी सोयल। नेक्स्ट जो टॉपिक है एप्लीकेशन तो एप्लीकेशन या यूज सेम थिंग है ना। एप्लीकेशन ऑफ जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, तो जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग इन द सेंस एप्लीकेशन ऑफ सोयल का एप्लीकेशन। जहां पे सोयल होगा वहां पे ऑटोमेटिक जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग अप्लाई हो जाएगा, वहां पे ऑटोमेटिक सोयल मैकेनिक्स अप्लाई हो जाएगा, वहां पे ऑटोमेटिक सोयल इंजीनियरिंग अप्लाई हो जाएगा। तो एप्लीकेशन इन द सेंस द एप्लीकेशन ऑफ सोयल। तो यूज के बारे में पढ़ना है कि कहां कहां पे हम लोग यूज करते हैं सोयल, उसके बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन ऑफ सोयल बहुत ब्रॉड टर्म्स है, एक तरीका से बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। हम लोग सारे एप्लीकेशन नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो कॉमन एप्लीकेशंस है जो मोस्टली यूज करते हैं और मोस्टली हम लोग देखते हैं केवल वही पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन कंस्ट्रक्शन ऑफ सबग्रिड फॉर पेवमेंट डिजाइन। तो फर्स्ट टर्म सबग्रेड एंड सेकेंड टर्म्स ऑफ पेमेंट, ये हम लोग यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड, हाईवे या रोड के केस में। तो पेमेंट क्या होगा, जिस पे व्हीकल्स चलेंगे, जो कैरिज वे होता है या आपका कैरिज वे जिसमें व्हीकल चलते हैं, तो जितने विड्थ में आपका व्हीकल चलेंगे या कैरिज वे होता है, वो फाइनल जो अपर मोस्ट कवरिंग सरफेस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं पेमेंट। तो सबग्रेड क्या होगा, यानी जो पेमेंट बना होगा उसके नीचे जो लेयर होगी वह सोयल की लेयर होती है। तो उसमें बहुत सारे लेयर होते हैं, सबग्रेड, बेस, सब बेस। तो सबग्रेड या सब बेस जो हम लोग बनाते हैं किसी हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए, किसी रोड को बनाने के लिए, तो वो भी आपका क्या होता है, सोयल होता है। तो याद रखेंगे इस एप्लीकेशन में क्या याद रखना कि अगर पेमेंट हम लोग बना रहे हैं किसी रोड या हाईवे का, तो जो भी उसका बेस लेयर्स होते हैं, चाहे वह बेस हो, चाहे सब बेस हो, चाहे सबग्रेड हो, वो सब क्या होते हैं, सोयल होता है, सोयल का लेयर बना होगा। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट एप्लीकेशन, तो सेकेंड एप्लीकेशन embankment of canal। सेकेंड, embankment ऑफ कैनाल। और कैनाल और रिवर भी कर सकते हैं, यानी अगर किसी रीजन से रिवर फ्लो हो रहा है तो उसके किनारे पे जो हम लोग सोयल का फिलिंग करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं एम्बैंकमेंट, किनारा। एम्बैंकमेंट मीन्स किनारा, बॉर्डर इन द सेंस। तो एम्बैंकमेंट ऑफ कैनाल और रिवर, तो जो भी हम लोग कैनाल या रिवर के लिए किनारा या बॉर्डर बनाते हैं ताकि उसके वाटर स्प्रेड ना कर जाए, ताकि जो भी कैनाल या रिवर का वाटर वो स्प्रेड ना कर जाए दूसरे रीजन में, अननेसेसरी ना हो जाए, तो वहां पे हम लोग एम्बैंकमेंट किनारा बनाते हैं। तो जो किनारा हम लोग बॉर्डर बनाएंगे वो भी क्या बनाते हैं, सोयल का बनाते हैं, सोयल का। तो सेकेंड एप्लीकेशन ये है एम्बैंकमेंट बनाने के लिए, एम्बैंकमेंट ऑफ कैनाल और रिवर। जैसे अगर आपका क्रॉस सेक्शन देखे रिवर का या कैनाल का,
तो कुछ इस तरह होगा। तो ये आपका मैक्सिमम वाटर लेवल, ये आपका फुल सप्लाई डेप्थ कह सकते हैं, फुल सप्लाई डेप्थ, और ये आपका टेपर्ड होता है, स्लोप होगा, और यहाँ पे जो लगा होता है इस तरह से किनारा बना होता है सोयल का, इसी को हम लोग बोलते हैं एम्बैंकमेंट। तो ये किसका बना होगा एम्बैंकमेंट? ये पूरा का पूरा आपका सोयल होगा। तो सेकेंड एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन, थर्ड application of soil for manufacturing या construction of earthen dam। अगर मिट्टी का कोई डैम बना रहे हैं हम लोग, तो वहां पे जो भी मटेरियल के हेल्प लेके हम लोग डैम बना रहे हैं वह सोयल होगा, अर्दन। तो अर्दन भी क्या होगा? सोयल होता है। तो ये भी क्या होता है? सोयल होगा। तो डैम का अगर हम लोग क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो इस तरह से होता है अर्दन डैम का क्रॉस सेक्शन। तो ये आपका ग्राउंड लेवल, ये आपका टॉप लेवल होता है, आप या क्रेस्ट लेवल कह सकते हैं, क्रेस्ट लेवल ऑफ डैम। और यह होता है अप स्ट्रीम, यह होता है आपका डाउन स्ट्रीम। तो जिस साइड हम लोग वाटर स्टोर करते हैं उसे वो लोग बोलते हैं हम लोग अप स्ट्रीम, और उसके बैक पोर्शन को हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। जिस फेस में हम लोग वाटर को स्टोर करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं अप स्ट्रीम, और उसके बैक पोर्शन को हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। तो यहाँ पे आपका वाटर है, तो ये मैक्सिमम फ्लड लेवल या फुल सप्लाई लेवल भी लिख सकते हैं हम, फ्लड लेवल। और ये जो डैम का स्ट्रक्चर है ये अर्दन डैम है, बिल्कुल मिट्टी का बना हुआ ये डैम है, अर्दन डैम। तो ये जो लेयर्स होती हैं वो सोयल की लेयर्स होगा, इसमें सोयल भरा होता है, यानी जो भी मटेरियल इसके अंदर लगा होगा सब सोयल होगा। ग्रेवल होगा, बोल्डर्स होगा, सैंड हो सकता है। तो पूरी का पूरी मटेरियल, अगर हम लोग अर्दन डैम बनाए हैं तो पूरा का पूरा मटेरियल जो होगा वह सोयल होगा।